नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। आज तक की खबर का असर हुआ है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता धनंजय महाडिक पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। महाडिक के बेटे की शादी में करीब 700 बाराती जुटे थे। आज ममता बनर्जी की बात होगी क्योंकि उनकी बहू यानी अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ करेगी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आज ही टूल किट मामले में दिशा रवि की जमानत अर्जी पर फैसला आना है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे बागपत में चाट दुकानदारों के बीच मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर। लेकिन शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां पर आज तक की खबर का असर हुआ है। कोरोना की आहट से सहमे महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे की शादी में दिग्गज नेताओं समेत करीब 700 मेहमान जुटे। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, न मास्क नजर आया, न 2 गज की दूरी। आज तक की खबर के बाद इस शादी को लेकर केस दर्ज किया गया है। ये वीडियो तो एक विवाह समारोह का है, लेकिन ये सबसे बड़ी वानगी है उच्च स्तर की संगीन लापरवाही की। ऐसी लापरवाही जिससे कई लोगों की सेहत, यहाँ तक की जान खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, ये वीडियो बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी का है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मेहमानों की तय तादाद 200 तय की गई थी, लेकिन शादी में जुटे करीब 700 मेहमान। मेहमानों में भी कौन कौन, जरा वीडियो को गौर से देखिए। आप देख सकते हैं गुलदस्ता देते देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। फडणवीस छोड़िए, मंच पर मौजूद किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। अब इन्हें देखिए, ये शिवसेना सांसद अरविंद सावंत है, जिस शादी में दल बल के साथ पहुंचे। समारोह में शामिल होने वालों में रामदास अठावले, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत के नाम भी शामिल हैं। इस वीवीआई पार्टी में कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी चकनाचूर होते दिखाई दिया। लोग बिना मास्क लगाए पास पास खड़े नजर आए। विडंबना देखिए, जिस दिन ये पार्टी हुई ठीक उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जरा उनकी बात सुनिए। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। आज तक ने बड़े लोगों की इस पार्टी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर दिखाई तो पुणे प्रशासन ने पूर्व सांसद धनंजय महाडिक पर केस दर्ज कर लिया। बैंकेट हॉल के मालिक और मैनेजर पर भी केस दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 271 के तहत केस दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय आपदा स्थिति कानून 2005 भी लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र कोविड नीति योजना 2020 के नियम तोड़ने का आरोप भी लगा है। एक और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जिस दिन कोरोना के गाइडलाइंस जारी कर रहे थे, लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी ही दिन वीवीआईपी लोग, कुछ मंत्री, सत्ता में दखल रखने वाले बड़े लोग, पूर्व मुख्यमंत्री बिना मास्क शादी समारोह में दिखाई दिए। नेताओं पर जनता के सामने मिसाल पेश करने की जिम्मेदारी होती है। महामारी की आपदा जैसी स्थिति में अगर नेता ही इस तरह नियम तोड़ेंगे तो फिर आम आदमी को वो नियम पालन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। मुंबई से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आम लोगों के साथ बड़े लोगों की लापरवाही महाराष्ट्र को लॉकडाउन की तरफ धकेल रही है। आलम यह है कि अमरावती जैसे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। मुंबई में बीएमसी को मार्शल तैनात करने पड़े हैं। बगैर कोविड टेस्ट के कर्नाटक में महाराष्ट्र से आने वालों की एंट्री नहीं हो पा रही है। प्रवासी को सूचना, जो अमरावती और नागपुर से आए हुए हैं उन्होंने जिलाधिकारी इनके आदेश के अनुसार कोरोना जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना काल वाला वो मंजर दिखने लगा है जिसे देश पीछे छोड़ चुका था। बाहर से आए यात्रियों से कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है। हर बस को सैनिटाइज किया जा रहा है।
लेकिन लोगों की मजबूरी देखिए, कोरोना के खौफ के बावजूद बस स्टैंड पर मुसाफिरों की भीड़ इकट्ठा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के कर्नाटक ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। कोल्हापुर जिले में पुणे बेंगलुरु हाईवे से जो लोग कोगनोली नाका से कर्नाटक में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये फरमान परेशान करने वाला है। मदर का डेथ में अभी वापस आ रहा है, बेंगलोर जा रहा है। अभी क्या है, इसका ऐसा रूल बना दिया, 10 मिनट पहले एक रूल लेके आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। क्या है, कितना परेशानी है। हम लोग कोविड टेस्ट करने कहाँ जाएगा? बैंकों को हरासमेंट करने का एक तरीका है और क्या। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? इसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें। कोरोना केस कम होने से अति आत्मविश्वास में लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना छोड़ दिया। अब स्थिति ये है कि पुलिस इन्हें इस तरह बता रही है। कोरोना की भारी विनाश लीला देख चुके पुणे जैसे शहरों में भी लापरवाही आम हो चुकी है। आज तक के कैमरे में बड़ी तादाद में लोग बगैर मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। पूछने पर हर किसी के पास कुछ न कुछ बहाना था। आपने मास्क नहीं पहना, क्या क्या कहेंगे बताइए ना, कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? हम एक्चुअली बाहर आए इसलिए रह गया, इधर ही हमारा घर। ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार ने आदेश जारी किए कि मास्क पहनना चाहिए, तो फिर आप इतनी सीरियस क्यों नहीं हो? अरे सॉरी, तो मास्क पहनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लोग अभी भी थोड़े केयरलेस है। ये और बात है कि इनकी लापरवाही की सजा भी आम लोगों को ही भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, रोज कमाने वालों का रोजगार छिन जाएगा, कारोबार ठप पड़ जाएगा, सारी आर्थिक गतिविधियां रुकने से सरकार की आय घट जाएगी। कुल मिलाकर सब प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र की तरह मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुंबई में लॉकडाउन का मतलब देश को बड़ा आर्थिक नुकसान है। ऐसे में रास्ता सिर्फ कोरोना से बचाव है, जिससे निपटने के लिए जनता और नेता दोनों को आगे आना होगा, मास्क पहनना होगा। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, देखिए, सरकार अपनी ओर से हर जरूरी कदम उठा रही है। अमरावती में लॉकडाउन लग गया है, कई और पाबंदियां लगाई गई हैं, साथ ही मार्शल अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग खुद ही जागरूक और सतर्क नहीं तो ये सभी विफल साबित होंगे। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम सभी लोगों को आकर कर एक साथ एफर्ट दिखाना है, और शायद वहीं पर कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। कई लोग हर रोज काम के लिए घर से निकलते हैं तो थोड़े आप कह सकते हैं नेग्लिजेंट हो जाते हैं। कई लोग दुकानों में हैं, हॉकर्स हैं, तो ये सारी चीजें एक तरह से बहुत अहम है। ये डिसिप्लिन ढालना इतना आसान नहीं है। हालांकि कल मुंबई की अगर आप बात करें तो काफी कम केसेस बिना मास्क लोगों के पाए गए थे, लेकिन फिर भी मुंबई की जितनी आबादी है, हमेशा जब तक वैक्सीनेशन सबको दी नहीं जाती है, बीमारी खत्म नहीं होती है, डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। पुणे, अमरावती, नासिक का भी यही हाल है। गांवों में लोगों को लगा कि कोरोना शहरों में होता है, शहरों में लोगों को लगा कि कोरोना स्लम्स में होता है, और अब जो दृश्य है वो बिल्कुल बदल चुका है। मुंबई में नॉन स्लम एरिया, हाई राइजेस बिल्डिंग से केसेज आ रहे हैं, और महाराष्ट्र में अमरावती, नासिक, वाशिम, यवतमाल ऐसी 3 टायर 4 टायर सिटीज से केसेज आ रहे हैं। तो ये अब लोगों को समझना होगा कि एक बार फिर से पिछले साल में जिस तरह कोविड आया था और सबने एफर्ट दिया था, उसी एफर्ट की जरूरत है, वरना लॉकडाउन की तरफ लोग बढ़ेंगे और रोजगार पर इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता मुंबई से तमाम जानकारी देते हुए बताते हुए किस तरीके से वहां पर अब पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। लेकिन आज तक से खास बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का यह कहना है कि कोरोना केसेस घटने के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और प्रोटोकॉल्स भूल गए। ये ओवर कॉन्फिडेंस दरअसल खुद रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आए। जब वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो उनके आसपास लोग बगैर मास्क पहने बैठे हुए थे। तस्वीरें बयां कर रही कि क्या सच है, क्या हकीकत है और क्या बयां किया जा रहा है। जनता थोड़ा ये कोरोना कम होने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस थे, लोग नेग्लेक्ट भी थे। अभी ठीक तरीके से मास्क पहनना, ठीक तरीके से
जो सावधान रहना चाहिए। जब तक पूरे लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिलता है, जब तक सावधान रहना चाहिए। यही सरकार की तरफ से देश के जनता को अपील करना चाहते हैं। रुख अब गुजरात का करेंगे, जहां पर हुए स्थानीय निकाय चुनाव की वोटों की गिनती हुई और वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोटों की गिनती की जा रही है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ पहली बार आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम चुनाव ही मैदान में है। कुल 6 नगर निगमों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इनमें शामिल हैं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट। 6 नगर निगमों में कुल 144 वार्ड हैं और 576 सीटें हैं। अहमदाबाद में 48 वार्ड हैं। इसके अलावा जो अलग अलग शहर हैं, वडोदरा की अगर बात कर लें, वहां पर कुल वार्ड 19 हैं। तो ये लोकल चुनाव के नतीजे कुछ देर बाद आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सूरत में 30 वार्ड है, जबकि राजकोट में 18 हैं और कुल 6 शहरों में ये चुनाव हुए हैं। भावनगर में 13 वार्ड है। हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, क्या अपडेट है? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, कब तक ये पूरी हो जाएगी, कब तक नतीजे आ जाएंगे, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग पर मौजूद हूं और यहाँ पे वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। ईवीएम से गिनती 9 बजे के बाद शुरू होने वाली थी, जो अब शुरू हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प हम कहेंगे कि गुजरात के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका ये जो जंग है वो बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस रहते हैं चुनाव में, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 576, जो 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी 576 सीटों में से 419 पर अपने उम्मीदवार को खड़े रखे हैं, जबकि एआईएमआईएम जो है उन्होंने सिर्फ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा रखा है। करीब 12 साढ़े 12 के आसपास जो पिक्चर है वो काफी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है। तो आखिरी जो ईवीएम है तब तक कई सारे दारोमदार रहता है, क्योंकि जो टक्कर रहती है कई बार कांटे की टक्कर हो जाती है। तो वैसे में करीब माना जा रहा है कि 12:30-1 के बीच में जो पूरी पिक्चर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी या एआईएमआईएम भी अगर यहाँ पे अपना खाता खोल देती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के खाता खोलने की? क्योंकि पहली बार इस तरीके से वो गुजरात के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, निकाय चुनाव है, लेकिन सबकी नजर इसी वजह से टिकी हुई है क्योंकि दोनों पार्टियां पहली बार शामिल हुई हैं। बिल्कुल नेहा, काफी यहाँ पे लोगों की निगाहें भी उसी वजह से टिकी हुई है, क्योंकि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कि सालों से किसी सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं या कैंडिडेट के इंडिविजुअल को देखते हुए यहाँ पे टिकट दिया गया है। साथ ही एआईएमआईएम ने जो टिकट दिया है वो सिर्फ 21 टिकट दिया है, लेकिन 21 टिकट ऐसे इलाकों में दिया है जो कि लघुमती बहुल इलाके हैं, जहां पे अक्सर कांग्रेस ही चुनाव जीतती है, और उन इलाकों में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को खड़ा रखा है। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई लोग कांग्रेस से नाराज है, तो वो ये मान रहे थे कि एआईएमआईएम हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जबकि आम आदमी पार्टी को देखने जाए तो वो हो सकता है कि बीजेपी के लिए एक स्पॉइलर के तौर पर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए। आपका गोपी घांगर हमारी संवाददाता जानकारी दे दी किस तरीके से अब गुजरात में निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। आज ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजिरा नरुला से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। यह सवाल जवाब कोयला तस्करी केस मामले में है। एक दिन पहले ही सीबीआई ने रुजिरा की बहन से पूछताछ की है। क्या बीजेपी को बंगाल की सत्ता में अभिषेक का रास्ता मिल गया? क्या जांच के चक्रव्यूह से ममता एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गईं? चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की फैमिली की कौन सी फाइल खुल गई? सीक्रेट फाइल में ऐसा क्या है
जिसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बंगाल में चुनाव की डेट आने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासी अखाड़े में दांव पेच का खेल फुल स्पीड में चल रहा है। अचानक पूरी राजनीति कुछ किरदारों के बीच घूमने लगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं सबूतों के साथ। सबसे पहले आप 3 किरदारों का बायोडेटा सुनिए जो बंगाल के होने वाले चुनाव में सियासी युद्ध के चलते हॉट टॉपिक है। किरदार नंबर 1, नाम अभिषेक बनर्जी, रिश्ता ममता बनर्जी के भतीजे, पहचान टीएमसी में नंबर 2। किरदार नंबर 2, नाम रुजिरा बनर्जी, रिश्ता अभिषेक की पत्नी है, पहचान है ममता बनर्जी की बहू के तौर पर। किरदार नंबर 3 है मेनका गंभीर, इनका रिश्ता है रुजिरा की बहन है और पहचान ये कि अभिषेक बनर्जी की साली है। इनमें से 2 किरदार यानी रुजिरा और मेनका के सुर्खियों में आने की वजह है कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को पूछताछ का नोटिस भेजा। मेनका से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की तो रुजिरा सीबीआई की पूछताछ के लिए तैयार है। लेकिन पूछताछ से पहले रुजिरा ने क्या कहा, ये सुनिए। मुझे 21 फरवरी को आपका नोटिस मिला। मुझे पता चला कि 21 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे आपकी टीम ने मुझे पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस वक्त मैं घर पर मौजूद नहीं थी। हालांकि अभी भी मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ कि मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। हम आपको इस केस की एक डिटेल बताएं, उससे पहले आपको सीबीआई नोटिस की टाइमिंग को लेकर बंगाल में जुबानी फाइट की झांकी देखनी है। ये संस्था जो है ये कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में आपको टिप्पणी नहीं करेंगे। इस देश में लॉ है, जो लॉ है जो है आइन जो है उसके रास्ते में चलेंगे और कान अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो माथा तक तो पहुंचेगी। वही हुआ है, बंगाल भी यही चाहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। যদি কয়লা পাচার কাণ্ডে জড়িত থাকে পাঠাতেই পারে নোটিশ সিবিআই। আমরা দেখবো যেন নিরপেক্ষ তদন্ত হয়, কিন্তু এটাও তো দেখবো যে হ্যাঁ কোনো অপরাধী যেন নিষ্কৃতিও না পায়। আমি এটার মধ্যে পুরো কিছু অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখছি না। কারণ आरोप 2 है। पहला कोयला घोटाले में रोल की बात, दूसरा रुजिरा की नागरिकता। जांच की यही सड़क रुजिरा से होते हुए उनकी बहन यानी अभिषेक की साली मेनका गंभीर तक पहुंच चुकी है। इसके बाद पूछताछ की यही सड़क अभिषेक बनर्जी तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जांच का आखिरी स्टॉपेज ममता बनर्जी पर खत्म हो सकता है, क्योंकि रुजिरा इससे पहले गोल्ड स्मगलिंग केस में फंस चुकी है। तब भी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ही विपक्ष के निशाने पर थे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल भारत आ सकते हैं, लेकिन शी का आना इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाता है या फिर इसका आयोजन भारत में ही होगा। कोविड की वजह से इन दिनों ज्यादातर आयोजन वर्चुअल तरीके से हो रहे हैं। भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए ये खबर बेहद अहम है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसानों की महापंचायत में शिरकत करेंगी। इससे पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में ऐसी ही किसान महापंचायतों में सीधे किसानों से रूबरू हो चुकी हैं। मुद्दा किसानों का है, लेकिन इनके जरिए कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश में है। ठीक 1 साल बाद चुनाव की दहलीज तक जा रहे यूपी में कांग्रेस को किसानों के आंदोलन में सियासी बढ़त बनाने का रास्ता दिख रहा है। पार्टी के शीर्ष नेता जोर शोर से किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। इनमें सबसे आगे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हैं, जो आज मथुरा में किसानों की महापंचायत में शिरकत करने वाली हैं। किसानों की महापंचायतों में शिरकत के जरिए कांग्रेस और प्रियंका एक तरह से पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहती है। प्रियंका आज मथुरा के पालीखेड़ा में किसान महापंचायत में शिरकत करेंगी। दोपहर 12 बजे प्रियंका यहां पहुंचेंगी। पालीखेड़ा को जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है। ये महापंचायत भी 27 महापंचायतों का हिस्सा है। कांग्रेस इन महापंचायतों का आयोजन कर रही है। महापंचायत के बाद प्रियंका बांके बिहार के दर्शन भी करेंगी।
मथुरा की महापंचायत चौथी होगी जिनमें प्रियंका गांधी शिरकत कर रही हैं। इससे पहले वो सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भी किसान महापंचायतों में शिरकत कर चुकी हैं। किसानों के साथ सीधे बात करने के अलावा प्रियंका इन महापंचायतों में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। किसान आंदोलन को 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में कांग्रेस इसके जरिए अपनी खोई जमीन तलाश रही है। आनंद पटेल, आज तक। डीजल और पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें तो कमाई कर ही रही, लेकिन आम जनता का दम भी निकल रहा है। देश के कई जगहों पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। कुछ राज्यों ने अपने टैक्स घटाए हैं। उधर भारत नेपाल सीमा पर डीजल और पेट्रोल की तस्करी शुरू हो चुकी है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत किसी रमेश बाबू से पूछने की जरूरत नहीं है। बस मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता से पूछ लीजिए। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 101 रुपए 22 पैसे लीटर मिल रहा है। हनुमानगढ़ में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे तो सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नगरबंद सतना और रीवा जैसे शहरों में सामान्य पेट्रोल हो या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, सबकी कीमतें सैकड़ा मार चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा केंद्र सरकार पहले की सरकारों पर फोड़ रही है। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ जो भी डिसाइड होता है ये हमारे हाथ से बाहर है, और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव, अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों को आम जनता पर रहम आया तो वहां कीमतों में थोड़ी बहुत कमी की गई। मेघालय में आम जनता को सबसे ज्यादा राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर 7 रुपए 40 पैसे की कमी की है। असम सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 5 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त टैक्स को हटा लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल में 1 रुपए का वैट कम कर दिया है, जबकि राजस्थान सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट 38% से घटाकर 36% कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तो नौबत डीजल पेट्रोल की तस्करी तक आ गई है। बॉर्डर के पास हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पर करीब करीब सन्नाटा है। लोग नेपाल से गैलनों में भरकर पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में डीजल 81 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल 89 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 70 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बगल में नेपाल है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं जा रहे हैं लेने। यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है पेट्रोल की। यहाँ बॉर्डर पे लोग रोकेंगे नहीं सुरक्षा एजेंसियों के जो? नहीं रोकता, साइड से चले जाते हैं हम लोग। यही वजह है कि ट्रक वाले सिर्फ नेपाल पहुंचने भर का डीजल रख रहे हैं, वापसी में टैंक फुल हो जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले हैं, मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। बिहार के रक्सौल बीरगंज सीमा पर भी यही हाल है। रक्सौल के पेट्रोल पंपों पर वीरानी छाई है।
जबकि नेपाल के पेट्रोल पंप चांदी काट रहे हैं। नेपाल में रक्सौल की तुलना में डीजल 22 रुपए 27 पैसे तो पेट्रोल 26 रुपए 21 पैसे सस्ता है, जबकि यूपी की तुलना में नेपाल में डीजल 21 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 18 रुपए 67 पैसे सस्ता है। हालांकि प्रशासन सीमा पर डीजल पेट्रोल की तस्करी रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि भारतीय सीमा से लोग नेपाल जाकर टैंक फुल करवा रहे हैं, गैलनों में तेल ला रहे हैं। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक।